हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र और उसके आगे की चीजों को देखेंगे। संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र में सबसे पहले हम देखेंगे वायु से बजने वाले यंत्र कौन से, जो वायु के द्वारा, जिनमें वायु का व्यापक प्रयोग होता है। तो वायु से कौन कौन बजते हैं? बांसुरी, बांसुरी बजती है। तुरही बजती है ना, तुरही आपने देखा होगा, तुरही। हारमोनियम, हारमोनियम ये किससे है? वायु से संबंधित है। दूसरा तार से, तार से, तार से कौन कौन है? तार से तंबूरा, जिसे हम तानपुरा भी कहते हैं, तंबूरा, इसे तानपुरा भी कहते हैं। वीणा, सरोद, वीणा, सरोद, संतूर, वायलिन, ये संतूर, वायलिन ये तार से बजते हैं। ये तार से बजते हैं। ठोस वाद्य यंत्र कौन से है ना? ठोस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है हमारा मृदंगम, तबला, पखावज, ये आते हैं ठोस वाद्य यंत्र के तहत, है ना। तो हम तार को देख रहे थे। वायलिन के बाद, है ना, संतूर वायलिन लिख दिया था। इसके बाद तीसरा नंबर का आता है हमारा ठोस वाद्य यंत्र। ठोस वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्या आता है? मृदंगम, तबला, पखावज। मृदंगम, मृदंगम, तबला, पखावज, ये आता है। नेक्स्ट आता है ढोलक से। हाँ, ये हो गए, तीनों हो गए, मैंने बता दिया। वायु से बजने वाले, तार से बजने वाले, ठोस, ठोस से बजने वाले। अब मैं ये बताऊंगा, जो ये मृदंगम है, ये ढोलक का ही एक दक्षिण भारतीय स्वरूप है। मतलब जो ढोलक को दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? मृदंगम बोलते हैं, है ना। ढोलक को दक्षिण भारत में मृदंगम बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ ढोलक। ढोलक उत्तर भारत में ढोलक होती है, दक्षिण भारत में मृदंगम बोलते हैं इसको, मृदंगम, है ना। मृदंगम बोलते हैं दक्षिण भारत में, मृदंगम बोलते हैं दक्षिण भारत में। और मणिपुर में इसको पुंग बोलते हैं, पुंग बोलते हैं मणिपुर में। पश्चिम बंगाल में से श्री खोले बोलते हैं, है ना, श्री। ठीक। तो ये ढोलक नॉर्थ इंडिया है, मृदंगम साउथ इंडिया है, पुंग मणिपुर में बोला जाता है, और श्री खोले वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने इसका देख लिया। अब हम देखेंगे संगीत नाटक एकेडमी, है ना। जो संगीत नाटक एकेडमी है उसके बारे में जानेंगे। तो संगीत नाटक नाटक जो अकादमी है, इसकी स्थापना 1953 में हुई है। संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई 1953 में, 1950। जब हमारे शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे, तो उनके हस्ताक्षर से इनकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इनका इस संगीत नाटक अकेडमी का उद्घाटन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर इसका उद्देश्य हम देखें, संगीत नाटक अकेडमी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, जो संगीत नाटक के क्षेत्र में प्रगति को सुनिश्चित करना इस एकेडमी का उद्देश्य है ना। संगीत नाटक और नृत्य कला आदि को प्रोत्साहन करना इस एकेडमी का उद्देश्य है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये आती है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये एकेडमी आती है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। इसी के अंतर्गत 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। किसकी? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत नाटक और रंगमंच आदि को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम देखेंगे रंगमंच। रंगमंच लोकनाट्य, लोकनाट्य भी कहते हैं। तो रंगमंच लोकनाट्य के बारे में जानें। इसमें नाटक के द्वारा अभिनय किया जाता है, जिसमें गीत संगीत भी हो सकता है, संवाद भी हो सकता है ना। तो ये होता है रंगमंच, मतलब एक तरह का थिएटर होता है जिसपे लोग आर्ट परफॉर्म करते हैं या कोई नाटक को प्रस्तुत करते हैं, या संगीत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की जो कहानियां, कला आदि को प्रदर्शित करते हैं, है ना, या कोई सांस्कृतिक संदेश देते हैं, वीरता का प्रदर्शन करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई पौराणिक कथाओं का उद्घाटित करते हैं, है ना, रंगमंच या लोक नाट्य के द्वारा। अब हम देखेंगे प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से। प्रमुख लोक नाट्य, प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से, है ना। तो पहला है नौटंकी। नौटंकी ये यूपी में प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। इसमें वीरता और प्रेम से संबंधित प्रसंग होते हैं। वीरता तथा प्रेम से संबंधित प्रसंग होते हैं। दूसरा आता है हमारा, नौटंकी के बाद दूसरा आता है भांड पथेर। भांड पथेर, भांड पथेर ये कश्मीर में है। ये कश्मीर में है। इसमें नृत्य संगीत हास्य व्यंग के द्वारा हास्य व्यंग के द्वारा कृषक संवेदनाओं को बताया जाता है ना। जो पथेर होता है ये किसान कहलाते हैं। जो पथेर है कश्मीर के किसान को संबंधित करते हैं या कृषक वर्ग को संबंधित करता है। तो इसमें कृषक वर्ग की संवेदनाओं को बताया जाता है ना, कश्मीर क्षेत्र के आसपास। नेक्स्ट आता है हमारा स्वांग। स्वांग यूपी, एमपी और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रचलित है ना। इसमें लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है और इसमें महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष द्वारा की जाती है ना। नेक्स्ट आता है हमारा माच या माचा जिसे बोलते हैं माच। ये मध्य प्रदेश में फेमस है, मालवा क्षेत्र में, उज्जैन में विशेषकर ये प्रचलित है। और ये इसमें क्या किया जाता है, इसमें हास्य व्यंग्य की कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। और हास्य व्यंग्य की कलाओं को प्रदर्शित करते करते कभी कभी ये फूहड़पन और अश्लीलता की सीमाओं को पार कर जाता है ना। इसमें अगर आप कभी यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो ये माच एक ऐसा नृत्य है जिसमें फूहड़पन और अश्लीलता युवकों के द्वारा, मतलब जो पुरुषों के द्वारा की जाती है ना। इसी कारण इस मास से लोगों को, जैसे बच्चे और महिलाओं को अलग रखा जाता है। बच्चे और महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है ना। तो माच कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ये प्रचलित है, उज्जैन में। नेक्स्ट आता है हमारा जात्रा। पांचवा आता है जात्रा, है ना। जात्रा कहाँ पे प्रचलित है? पूर्वी भारत में ये प्रचलित है। यात्रा पूर्वी भारत में।
वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था और इसमें कृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार है। किसका प्रसार है? कृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार है। इसमें किसकी? कृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार। कृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार है किसमें? यात्रा में। कहाँ पे होता है? पूरे भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, सांग। सांग है हरियाणा में, हरियाणा में प्रचलित है। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। 10 कटिया, 10 कटिया, 10 कटिया कहाँ प्रचलित है? 10 कटिया उड़ीसा में प्रचलित है। उड़ीसा में 10 कटिया उड़ीसा में प्रचलित है। ये कठिया नामक वाद्य यंत्र से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जसिन। जसिन ये कश्मीर का हास्य, कश्मीर में हास्य लोक नाट्य है ना, हास्य लोक नाट्य। नेक्स्ट आता है हमारा है ना, कश्मीर का ये हास्य लोक नृत्य और इसमें समाज की बुराइयों पर व्यंग किया जाता है। समाज की जो बुराई है उस पर व्यंग प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है तमाशा। तमाशा ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में प्रचलित है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मतलब वो है प्रचलन में। और ये जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, तब इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था, है ना। 1905 के आसपास जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के समय ये काफी प्रचलित था, है ना, स्वदेशी आंदोलन के समय। तमाशा, तमाशा कौन से क्षेत्र में? महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रचलित। नेक्स्ट आता है भवाई। भवाई राजस्थान गुजरात में प्रचलित है। राजस्थान है ना, राजस्थान गुजरात में प्रचलित है। इसमें भक्ति और प्रेम से संबंधित कथानकों का लोकनाट्य या लोकचित्र रंगमंच होता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा पोवाड़ा। पोवाड़ा महाराष्ट्र में। पोवाड़ा कहाँ पे? महाराष्ट्र में शिवाजी की वीरता को प्रदर्शित किया जाता है। पोवाड़ा, पोवाड़ा महाराष्ट्र में, इसमें शिवाजी की वीरता का प्रदर्शन। नेक्स्ट आता है हमारा अंकिया नाट। 13 नंबर हम देखेंगे अंकिया नाट। अंकिया नाट आपको मैंने अभी इसके पहले बताया था कि जब वो शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैं बता रहा था, तो अंकिया नाट का मैंने उल्लेख किया था। अंकिया नाट, ये असम में शंकरदेव के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। कृष्ण लीलाओं का, कृष्ण से जुड़ी लीलाओं का वर्णन होता है। इसमें क्या होता है? रंगे हुए मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। अंकिया नाट शंकरदेव से संबंधित है। और ये आपको अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि शंकरदेव कौन से संत थे? वैष्णव संत थे। इन्होंने जब क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय क्षत्रिय नृत्य जो शास्त्रीय संगीत है उससे भी ये जुड़ा हुआ है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्षत्रिय नृत्य से भी ये जुड़ा हुआ है। क्षत्रिय नृत्य क्या है? शास्त्रीय संगीत।
नेक्स्ट आता है हमारा यक्षगान। यक्षगान यक्षगान भी मैं बता चुका हूँ अगर याद हो आपको तो। जब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में जब विजयनगर साम्राज्य में यक्षगान प्रदर्शित किया जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य से इसको जोड़कर देखा जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये प्रचलित है ना, विशेषकर कर्नाटक के क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है हमारा 50 नंबर, मडिएट्टू। मडिएट्टू ये थोड़ा इसके मडिएट्टू मडिएट्टू कहाँ पे, ये वैसे नाम से प्रदर्शित है केरल में, मतलब साउथ इंडिया का है केरल। केरला में है ना, केरला में प्रदर्शित है, केरला में होता है। और ये देवी के सम्मान में काली मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है। और 2010 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में भी इसको शामिल किया। 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा थेयम, 16 नंबर। थेयम केरल में पूर्वजों की पूजा से संबंधित है लोक नाट्य। इसमें गांव की रक्षा करने वाले देवी देवताओं के कथनक का मंचन होता है। वेशभूषा इसमें अत्यंत आकर्षक होती है। इसे ओट्टा कोलम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका तमिल जो संगम साहित्य है उसमें भी वर्णन मिलता है। हम केरल में पूर्वजों की पूजा से संबंधित है। केरल में पूर्वजों की पूजा से संबंधित है थेम, ये याद रखना। संगम साहित्य में भी इसका वर्णन मिलता है। तो ये हमने पूरा लोक नाट्य के बारे में देखा। अब हम देखेंगे नया टॉपिक, कठपुतली कला। कठपुतली, तो कठपुतली कला क्या होती है? जो कठपुतली आपने देखी होगी कि आपके पहले, अभी वर्तमान में तो इनकी काफी कमी हो गई है, लेकिन पहले जब हम देखा करते थे तो छोटे छोटे कस्बों या गांवों में कठपुतली के माध्यम से सामाजिक संदेश या कुछ संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता था। तो ये प्राचीन लोक नाट्य कला है ना। और इसमें क्या होता है, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को व्यापक रूप से बल प्राप्त होता है। बच्चों का मानसिक विकास इस पर होता है, मानसिक विकास। और ये सृजनात्मक क्षमता का भी प्रदर्शन करती है ना। जिस तरह से इसमें चीजें बताई जाती है, सृजनात्मक क्षमता का भी इसमें प्रदर्शन होता है ना। कठपुतलियों के माध्यम से लोक संदेश दिया जाता है। किसी बुराई बुराई को समाप्त करने के लिए भी कठपुतली कला का प्रयोग किया जाता है ना। परंपरागत कथाओं का उल्लेख करने के लिए भी कठपुतली कला का प्रयोग किया जाता है। तो कठपुतली कला इसलिए महत्वपूर्ण है। और जो एक तमिल ग्रंथ है शिल्पाधिकारम, जो तमिल ग्रंथ है शिल्पाधिकारम, उसमें इसका वर्णन मिलता है। शिल्पाधिकारम, तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में इसका वर्णन मिलता है। तो ये पूरी हो गई। अब हम देखेंगे मंचन के आधार पर कठपुतली 4 प्रकार की होती है। मंचन के आधार पर कठपुतली 4 प्रकार की कौन कौन सी? पहली है सूत्र या धागा कठपुतली, सूत्र या धागा कठपुतली। दूसरा आता है छड़ी कठपुतली, है ना। मतलब इनके माध्यम से इनको प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र धागा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, छड़ी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। छाया कठपुतली, है ना, छाया के माध्यम से भी कठपुतली कला का प्रदर्शन किया जाता है। और दस्ताना कठपुतली, दस्ताना कठपुतली। तो 4 प्रकार से इनका मंचन किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रमुख कठपुतलियां कौन कौन सी। प्रमुख कठपुतली,
प्रमुख कठपुतलियां कौन कौन सी है हम देखेंगे पूरे क्षेत्र में। पहला है कुदई नाच। कुदई कुदई नाच है ना, कुदई नाच। ये उड़ीसा में प्रचलित है, उड़ीसा में प्रचलित है। और ये सूत्र धागा कठपुतली, सूत्र और धागा कठपुतली है। हल्की लकड़ी से बनी होती है और इसमें पैर नहीं होते, है ना। ये हल्की लकड़ी से बनी होती है और इसमें पैर नहीं होते। कहाँ की है? उड़ीसा की है, सूत्र धागा कठपुतली है। नेक्स्ट आता है गोम्बलियट्टा। गोम्बलियट्टा, गोम्बेट्टा कहाँ पे है? कर्नाटक में धागा कठपुतली है ना। कर्नाटक, 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 कर्नाटक की धागा कठपुतली है। नेक्स्ट आता है बोम्बल, तीसरा बोम्बल बोम्बल लट्टम, ये तमिलनाडु में प्रचलित है। और ये धागा और छड़ी कठपुतली का संयोजन है। भारत की सबसे बड़ी और भारी कठपुतली है, तमिलनाडु में है ये। और भारत की सबसे बड़ी और भारी कठपुतली है ना। 4.5 फीट है और 10 किलोग्राम वजन की है। तो सबसे बड़ी एवं भारी कठपुतली है। नेक्स्ट आता है हमारा 4th नंबर की कठपुतली, तोमालू बोम्बलियट्टा। तोमालू बोम्बेट्टा, बोम्बेट्टा, ये कर्नाटक की छाया कठपुतली है ना। कर्नाटक की छाया कठपुतली है, कर्नाटक की छाया कठपुतली है। थोलू बोम्बलियट्टम, थोलू बोम्बलट्टम, थोलू बोम्बलट्टम, ये आंध्र प्रदेश की छाया कठपुतली है, आंध्र प्रदेश की छाया कठपुतली है। नेक्स्ट आता है हमारा रावण छाया, रावण छाया,